डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे थर्ड लेक्चर हेलो एल्केन हेलो एरीन का, जिसमें पीछे हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ाया है, उसका क्लासिफिकेशन पढ़ाया है। हेलो एल्केन हेलो एरीन का उसको हिंदी में बोलते हैं वर्गीकरण। तो उसको देखिए और समझिए कि कैसे वर्गीकरण किया गया है। आज का लेक्चर हम लोग समझेंगे। जो हेलो एल्केन होता है उसी को एल्किल हैलाइड कहते हैं। तो उसमें जो सी एक्स बॉन्ड होता है, जैसे मान लीजिए RCH2 और यक्स है, तो ये मोनो हेलो एल्केन है, जहां पर क्या लगा है, हाइड्रोजन एटम लगा है। तो ये जो सी एक्स बॉन्ड है इसकी बात किया जाएगा, इसकी बात, यह वाला, यह सी एक्स बॉन्ड। तो इस बॉन्ड की हम लोग बात करेंगे और इस बॉन्ड की जो प्रकृति है, नेचर है, वो क्या है। तो अभी तो दिख रहा है कि ये कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड मतलब साझेदारी के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन पेयर के शेयरिंग के द्वारा जो बॉन्ड बनता है उसको कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो इसी बॉन्ड के बारे में हम लोगों को पढ़ना है कि इसका नेचर क्या है। इसके बाद हम लोग प्रिपरेशन पर पढ़ेंगे कि कैसे एल्किल हैलाइड बनता है, कैसा इसका विरचन है, हिंदी में विरचन कहते हैं, प्रिपरेशन कहते हैं। तो इसको भी हम लोग पढ़ेंगे और चीज़ें हमको कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को समझना है और समझते हुए चलना है, क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा तो चीज़ें रटते रह जाओगे और ख़त्म हो जाओगे और कोई भी कंपटीशन क्वालिफाइड नहीं होगा। तो चीज़ों को हमको समझ के चलना है, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो है टेक्निकल चीज़ है और टेक्निकल चीज़ को हमको माइंडली उसको सीखना है, रटना नहीं है। तो आइए चलते हैं, इस सी एक्स बॉन्ड की प्रकृति को समझते हैं, नेचर को समझते हैं। तो क्या है सी एक्स बॉन्ड की जो नेचर क्या है, तो उसको समझते हैं। तो देखिए, इसमें जो कार्बन है, कार्बन और हैलोजन एटम है। तो जो हैलोजन एटम होता है, यह हैलोजन एटम है, हैलोजन है, हैलोजन एटम है, और यह जो है यह वाला यह कार्बन है। तो जो हैलोजन और कार्बन एटम है, इसमें से अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी। जो यह शेयर पेयर का जो इलेक्ट्रॉन है, यह वाला जो बीच में है, वह कौन अपने तरफ खींचने का प्रयास कर रहा है। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ क्या करना होता है, अट्रैक्ट करना होता है। तो इसमें से अगर देखा जाए तो कार्बन एटम है और हाइड्रोजन एटम है। तो इसमें देखा जाता है दोनों में, तो हाइड्रोजन एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इससे ज्यादा होती है कार्बन से। एज कंपेयर टू कार्बन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज ग्रेटर। तो ये क्या होता है कि इसको क्या करता है, अपनी तरफ स्लाइटली क्या करता है, खींचता है, अट्रैक्ट करता है, जिसके वजह से क्या होता है, इसके ऊपर पोलर चार्ज जनरेट हो जाता है। यहाँ पर क्या हो जाता है, चार्ज जनरेट हो जाता है, और यहाँ पर चार्ज जो जनरेट होता है वो पार्शली पॉजिटिव जनरेट होता है और यहाँ पर पार्शली निगेटिव जनरेट होता है। और हिंदी में कहते हैं आंशिक धनावेश और आंशिक ऋणावेश कहते हैं। तो पार्शली पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर जनरेट हुआ, पार्शली निगेटिव चार्ज किस पे जनरेट हुआ, हैलोजन आइटम पर जनरेट हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि हैलोजन आइटम का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कार्बन से क्या है, ज्यादा है, और ये इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ स्लाइटली क्या कर ले रहा है, खिसका ले रहा है। इतना बात क्लियर होना चाहिए, जिसके वजह से अब ये कोवेलेंट नेचर का न रह गया। ये जो बॉन्ड है वो कोवेलेंट नेचर का नहीं रह गया। अब ये बॉन्ड जो हो गया पोलराइज हो गया, पोलराइज्ड बॉन्ड कहते हैं इसको, पोलराइजेशन आ गया इसमें। तो यह बॉन्ड जो होता है वो पोलराइज हो जाता है, पोलराइज्ड हो जाता है, मतलब हिंदी में बोले तो ध्रुवित हो जाता है। पोलराइज मतलब चार्ज आ जाता है, और जैसे ही चार्ज आ जाता है तो इसमें जो चार्जेज आता है इसी के मेजर को हम डाइपोल मोमेंट, जिसका यूनिट होता है डिबाई, में मेजर करते हैं। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इट इज द मेजर ऑफ द सेपरेशन ऑफ चार्ज इन सिस्टम। जो चार्ज का सेपरेशन है उसको मेजर करने के लिए हम डाइपोल मोमेंट का यूज करते हैं। और केमिकल बॉन्डिंग में डाइपोल मोमेंट पढ़ाया जाता है म्यू इक्वल टू क्यू इंटू डी। ये जो क्यू है वह चार्ज है, सिस्टम पे चार्ज है, प्लस और माइनस का पॉजिटिव निगेटिव का चार्ज है, जो पार्शली पॉजिटिव और पार्शली निगेटिव जनरेट हुआ है उसके मैग्नीट्यूड को दर्शाता है यह जो क्यू है। और इन चार्ज के बीच में क्या है, यह डिस्टेंस है। तो ये डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज की मल्टीप्लाई को हम लोग कहते हैं डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट कुछ नहीं है, इंडिकेट करता है कि जो मॉलिक्यूल है वो कितना पोलर है, पोलराइज है, कितना पोलर है, उसको डाइपोल मोमेंट बताता है। तो ये थोड़ा सा डिटेल में हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे, पीछे की चीजें हैं, क्लास 11th की है, तो उसमें जाके आप लोग जब देखेंगे तो चीजें क्लियर होगा। हालांकि एनसीईआरटी में इसका भी डिस्कशन किया है कि किसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा है। जैसे यहाँ पर Cl लगा देगा, F लगा देगा, Vr लगा देगा, उस तरह से हम लोग इस बॉन्ड का पोलराइजेशन देखेंगे। तो लगभग पोलराइजेशन सेम है, 1.87 समथिंग दिया है। अब जब
एनसीईआरटी का बुक खोलेंगे, पन्ना खोलेंगे तो वहां पर उसका कुछ थियोरेटिकल प्रैक्टिकली चीज दिया है, उसको देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए, तो इतना बात क्लियर हो गया कि ये जो CX बॉन्ड है वो क्या है, पोलराइज हो जाता है। मतलब ये जो शेयर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाता है, स्लाइडली क्या हो जाता है, खिसक जाता है, क्योंकि ये जो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू कार्बन, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, बॉन्ड को अपने तरफ क्या कर लेता है, खींच लेता है। बाकी इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो लोग तो जानते हैं कि 4 सिग्मा बॉन्ड है, पिछले भी क्लास में पढ़ा है, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड। तो 4 सिग्मा बॉन्ड होता है तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 होता है, तो इसको sp3 CX बॉन्ड भी बोल सकते हैं। अच्छे, ये पोलराइज होता है, इसके वजह से क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल आके क्या कर सकता है, यहाँ पर क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। तो इसीलिए जो कार्बन होता है न्यूक्लियोफाइल के जो प्रति इसका स्नेह बहुत ज्यादा रहता है, और यहाँ से अगर न्यूक्लियोफाइल कोई आया तो यह बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, मतलब ये पूरा इलेक्ट्रॉन इस पे चला जाएगा। तो इस तरह से रिएक्शंस होते हैं, तो इसको जानना बहुत जरूरी है। अब चलिए हम लोग कुछ रिएक्शंस पढ़ते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कि बॉन्ड अगर बना RCH, यह H है और H का बॉन्ड यप से बन गया, इसी तरह RC और यहाँ पर इसी तरह सिस्टम रहेगा और बॉन्ड इस तरह से बन रहा है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर बॉन्ड छोटा है, बॉन्ड लेंथ, और यहाँ बॉन्ड लेंथ बड़ा होता जा रहा है। फिर आगे अगर बढ़ेंगे तो इसी तरह RCH और Br आ गया, तो देख रहे हैं कि बॉन्ड क्या हो रहा है, बढ़ता हुआ जा रहा है। बॉन्ड क्या हुआ, देख रहे हैं ये लंबा होता जा रहा है। तो क्यों ऐसा लंबा हो रहा है, बॉन्ड का जो लेंथ है वो लंबा क्यों हो रहा है? तो ग्रुप में टॉप टू बॉटम जब जाएंगे, पीरियोडिक टेबल में ग्रुप में जब टॉप टू बॉटम में जाएंगे तो जो F होता है, Cl होता है, Br होता है और I होता है, तो उसके साइज क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं। मतलब कार्बन का साइज इतना बड़ा है और जो हेलोजन एटम है उसका साइज बढ़ता जा रहा है। तो कार्बन देखिए जितना छोटा रहेगा तो उतना ओवरलैपिंग अच्छा होगा, ओवरलैपिंग हो रहा है तो बॉन्ड छोटा होगा। अभी कार्बन का साइज तो इतना ही बड़ा है और जो हेलोजन एटम है उसका साइज बढ़ता जा रहा है, तो उसका जो न्यूक्लियस है वो दूर जाता रहेगा, तो इसके बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। और बड़ा बना तो उसका बॉन्ड लेंथ और बड़ा हुआ तो उसका बॉन्ड लेंथ और बढ़ता जाएगा। तो इसका जो साइज है, इसका जो साइज है वो लगभग कंपेरेबल सही सेम है, तो इसका बॉन्ड लेंथ क्या है, छोटा है, क्योंकि इसका न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस के बीच में जो सेंटर के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है उसी को बॉन्ड लेंथ कर रहे हैं। अब देखिए इसका जो एटम का साइज है इतना बड़ा और इसका एटम का साइज क्या है, इतना बड़ा है, तो ये बॉन्ड लेंथ क्या हो गया, बढ़ गया। इसी तरह इसका एटम का साइज क्या हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है और इसका उतना ही है, तो इसके बीच में जो बॉन्ड हो रहा है इससे भी क्या है, ज्यादा है। और यहाँ पर देखा जाए तो ये बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इसका जो सेंटर जो है, जो आयोडीन है, इसका सेंटर यहाँ आ जा रहा है, तो बॉन्ड क्या हो जा रहा है, थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है। तो बॉन्ड क्या होता है, साइज इंक्रीज कर रहा है, तो ये बॉन्ड जो है CX बॉन्ड जो CX बॉन्ड है वो बढ़ता जा रहा है। तो जो कार्बन और फ्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड बना है वो छोटा है, जो कार्बन और क्लोरीन के बीच में उससे बड़ा है। कार्बन ब्रोमीन के बाद जो बॉन्ड बना है इससे बड़ा है, और कार्बन आयोडीन के बीच में जो बॉन्ड बना है वो क्या है, सबसे बड़ा है। तो इसके वजह से क्या होता है, किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि ये जब ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो इसका जो साइज हो रहा है वह इंक्रीज करता जा रहा है, और जिसकी वजह से इसके सेंटर के जो कार्बन का सेंटर है और इन एटम का सेंटर है वो क्या हो जा रहा है, डिस्टेंस को बढ़ा दे रहा है। तो बॉन्ड लेंथ अगर देखा जाए तो सबसे बॉन्ड लेंथ की अगर हम ऑर्डर लिखे तो इसका बॉन्ड लेंथ सबसे छोटा होता है, फिर उसके बाद किसका बॉन्ड लेंथ होता है, इसका बॉन्ड लेंथ होता है, फिर सबसे बड़ा बॉन्ड लेंथ जो होता है CX बॉन्ड लेंथ जो होता है ये होता है आयोडीन के साथ में होता है। तो इतना बात क्लियर होनी चाहिए। और इसी के साथ जो बॉन्ड लेंथ के साथ बॉन्ड एनर्जी की बात करते हैं, तो जितना छोटा बॉन्ड होगा उसकी बॉन्ड एंथैल्पी जो होती है बहुत ही ज्यादा होती है। मतलब बॉन्ड एंथैल्पी अगर देखा जाए तो जितना छोटा बॉन्ड उतना ही जितना छोटा बॉन्ड उतना ही ज्यादा क्या होगी, इसकी एंथैल्पी होगी। तो बॉन्ड एंथैल्पी इसका जो जस्ट अपोजिट होगा, इसका बॉन्ड एंथैल्पी कम होगा, क्योंकि बड़ा बॉन्ड है और बड़ा चीज को बहुत आसानी से तोड़ सकते हैं तो कम एनर्जी लगेगी। लेकिन अगर इसी को छोटा कर दें और इसको तोड़ें तो बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो इसकी बॉन्ड एंथैल्पी जो है बहुत ही क्या है, ज्यादा है कार्बन फ्लोरीन की। उसके बाद इसकी बॉन्ड एंथैल्पी आती है, फिर उसके बाद इसकी बॉन्ड एंथैल्पी आती है, और सबसे बॉन्ड एंथैल्पी कम जो है अगर देखा जाए तो इसकी आती है। तो एनसीईआरटी के बुक में अगर आप जाएंगे तो मैं एनसीईआरटी दिखाना चाह रहा हूं आप लोगों को।
एनसीईआरटी की बुक में जब जाएंगे तो वहां पर यहाँ पर चीजें बहुत क्लियर कट से लिखा है कि देखिए इसका बांड एंथैल्पी जो है, यहाँ पर देखिए ये बांड पिकोमीटर में दिया है, बांड लेंथ जो है, बांड लेंथ जो पिकोमीटर में दिया है, तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि बांड लेंथ जो है पिकोमीटर में दिया है। तो सबसे कम बांड लेंथ जो है कार्बन और क्लोरीन के बीच में 139 पिकोमीटर है। इसी तरह कार्बन क्लोरीन के बीच में 178 पिकोमीटर है। तो इस तरह से पिकोमीटर में दिया जा रहा है। और सबसे ज्यादा बांड लेंथ अगर देखा जाए तो कार्बन और आयोडीन के बीच में है 240 पिकोमीटर है। और बांड एंथैल्पी की बात देखा जाए तो सबसे कम बांड एंथैल्पी किसकी है, 234 बांड एंथैल्पी है कार्बन और आयोडीन के बीच में। क्योंकि बांड एंथैल्पी कम होने का रीजन है क्योंकि बांड बड़ा है और इसको तोड़ने में कम एनर्जी खर्च लगेगी। और डायपोल मोमेंट की बात देखा जाए तो डायपोल मोमेंट कैसे पोलरिटी से जनरेट होता है। तो इसमें अगर आप सही से पढ़ेंगे तो यहाँ पर डायपोल मोमेंट भी दिया है। तो डायपोल मोमेंट लगभग सबका सेम है, ये डायपोल मोमेंट सबका लगभग सेम है। और सबसे कम अगर डायपोल मोमेंट देखा जाए तो कार्बन और आयोडीन का है, क्योंकि डायपोल मोमेंट इसका कम ही होगा क्योंकि बांड लेंथ ज्यादा हो गया और जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन है उसको खींचने की टेंडेंसी थोड़ा सा कम हो जाएगी। हालांकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आई का, लेकिन ये स्लाइटली बहुत ज्यादा नहीं खींच के मतलब इधर अट्रैक्ट होगा, जिसके वजह से इसका जो पोलरिटी है वो कम जनरेट होगा और डायपोल मोमेंट भी कम आएगा। जब पोलरिटी कम आएगा तो इसलिए इसका डायपोल मोमेंट जो है बहुत कम दिया है। तो बाकी इतना ही क्लियर कट करना है कि हमने एक चीज देखा कि बांड लेंथ जो होता है वह डिक्रीज कर रहा है, इसका कम है, उससे ज्यादा इसका है, उससे ज्यादा इसका और उससे ज्यादा इसका है। अच्छे, कार्बन और आयोडीन के बीच में सबसे ज्यादा बांड लेंथ है क्योंकि इसका आयोडीन का जो बांड लेंथ है वो क्या है, बड़ा है। तो यहां से चलेंगे और इधर की तरफ आएंगे कार्बन फ्लोरीन की तरफ तो बांड लेंथ डिक्रीज कर जाएगा। लेकिन बाकी इतना बात क्लियर होना चाहिए, चीजें कॉम्प्लेक्स होने लगेगी जब आगे बढ़ते जाएंगे। और छोटी छोटी चीजें ही क्या होता है नीट और जेईई के एग्जाम में क्या होता है पूछता है, तो उसको क्लियर कट करके चलना है हमें, चीजों को जानते हुए समझते हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग प्रिपरेशन की तरफ पहुंचते हैं। तो यह सब क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम लोग पढ़ेंगे, अभी तक तो हम लोग नेचर ऑफ CX बॉन्ड पढ़े हैं और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसका प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन में हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। हेलो एल्केन का प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं तो प्रिपरेशन विरचन बनाने की विधियां क्या है। हिंदी और इंग्लिश में कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य है कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हिंदी और इंग्लिश मायने नहीं रखता है क्योंकि आप पुस्तक में पढ़ते ही हैं। तो लैंग्वेज का यहाँ प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट का प्रॉब्लम है कि कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर नहीं होता है। तो चलिए कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड का, अगर एल्किल हैलाइड फिर से बता दे रहा हूँ, एल्किल हैलाइड को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी के प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे। और एराइल हैलाइड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस तरह। एल्किल हैलाइड का मतलब होता है एलिफेटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से अगर एक हाइड्रोजन को निकाल के हैलोजन को लगा दोगे तो वह एल्किल हैलाइड हो जाएगा, उसी को हेलो एल्केन कहते हैं। बार बार चीजों को रिपीट करना है। उसी तरह जो बेंजीन रिंग होता है और बेंजीन रिंग से सीधे हाइड्रोजन को हटाकर और हैलोजन को लगा देंगे तो वह क्या बन जाएगा, एराइल हैलाइड बन जाएगा और इसी को कहते हैं हेलो एरीन कहते हैं। तो चीजें क्लियर होना चाहिए। एक चीज और बता दे रहे हैं, बच्चे सब क्या कहते हैं, इसको भी कह देते हैं ये भी एराइल हैलाइड है। तो ये एराइल हैलाइड नहीं है, पहली बात दिमाग में रख लेना, ये एराइल हैलाइड नहीं है क्योंकि डायरेक्ट जो बेंजीन रिंग से हाइड्रोजन नहीं निकाला है, ये बेंजिलिक हैलाइड है। ये बेंजिलिक हैलाइड है क्योंकि बेंजीन रिंग से लगा हुआ कार्बन और उसके बगल कार्बन, जो बेंजीन रिंग के डबल बॉन्ड से लगा हुआ कार्बन है और उससे हाइड्रोजन लगा है, तो इसको बेंजिलिक हैलाइड कहेंगे, एरिल हैलाइड नहीं कहेंगे। एरिल हैलाइड किसे कहते हैं, फिर से क्लियर कर दे रहा हूं, ये बेंजीन है और बेंजीन रिंग से हाइड्रोजन को हटाकर यहाँ पर लगाएंगे तो ये एराइल हैलाइड है, ये एराइल हैलाइड है, ध्यान में रखना है। और यही हेलो एरीन भी है, यही क्या है, हेलो एरीन भी है। बार बार चीजों को रिपीट करना है। और इसको हम कहते हैं बेंजाइलिक हैलाइड, कई बार इसको ने बताया है और चीजों को क्लियर हो जाना चाहिए कि बेंजिलिक हैलाइड है। तो यह चीजें हमको कंफर्म करने के चलना है। तो चलिए इसका प्रिपरेशन करते हैं हम लोग। और प्रिपरेशन किससे करेंगे, तो एल्कोहल से करेंगे। इसका प्रिपरेशन किससे करेंगे, एल्कोहल से, आसानी से हो जाएगा एल्कोहल से इसका प्रिपरेशन। तो हमारे एनसीईआरटी बुक में एल्कोहल को दिया है,
एल्कोहल भी कई प्रकार के होते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल होता है। मतलब प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी, उसको प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक कहते हैं। तो यहाँ पर जब एल्कोहल से कैसे हम लोग बनाएंगे तो चीजें क्लियर कट होना चाहिए। अगर एल्कोहल को अगर HCl के साथ में ट्रीट कर दें, अब ये अल्कोहल डिपेंड करता है कि कितने डिग्री का अल्कोहल है, 1 डिग्री का है कि 2 डिग्री का है कि 3 डिग्री का है। अगर 3 डिग्री का रहेगा तो आसानी से HCl के साथ में ट्रीट करेंगे और एल्काइल हैलाइड बन जाएगा। लेकिन यही अगर 2 डिग्री का है और 1 डिग्री का है तो आसानी से HCl के साथ में ये रिएक्शंस नहीं देगा। तो इसके लिए कैटलिस्ट का यूज किया है और कैटलिस्ट लिखा है ZnCl2। ये कैटलिस्ट है और ये कैटलिस्ट का काम जो होता है रिएक्शंस को क्या कर देना है, फास्ट कर देना है। रिएक्शन फास्ट करने का मतलब होता है रिएक्शन जो नहीं हो रहा है उसको जल्दी से कर देना, और कैटलिस्ट अफेक्टेड नहीं होता है। कैटलिस्ट क्या होते हैं, एक निगेटिव कैटलिस्ट होता है, एक पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है। जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज या इंक्रीज कर देता है उसको हम लोग कैटलिस्ट कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं। उत्प्रेरक का काम ही होता है चीजों को बढ़ाना, किसी चीज को आगे बढ़ाने का काम करता है। तो यहाँ पर जो ZnCl2 है लेविस एसिड की तरह कार्य करता है। लेविस एसिड जो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखता है उसको लेविस एसिड कहते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन इसके पास है लोन पेयर, इसको लोन पेयर को लेता है और यहाँ पर पार्शली पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है, जिसके वजह से वाटर मॉलिक्यूल का निकलना आसान हो जाता है और रिएक्शन आसानी से हो जाता है। तो चलिए अभी इसको देख लेते हैं, इसका रिएक्शन मैकेनिज्म भी समझ लेंगे। तो ये क्या होता है, यहाँ से R और यक्स यहाँ पर रख सकते हैं, हाइड्रोजन हाइलाइड इसको कहते हैं, हाइड्रोजन हाइलाइड कहते हैं। और यक्स की जगह पर हम लोग क्या रख सकते हैं, Cl लिख सकते हैं, Br लिख सकते हैं, I लिख सकते हैं, F लिख सकते हैं। तो इसको हाइड्रोजन हाइलाइड कहते हैं। तो अगर जनरली अगर बात किया जाए, जनरली है तो जनरली बात किया जाए HX के साथ में तो RX मिलेगा और उसके साथ में क्या मिलेगा, H2O मिलेगा। तो इतना बात हमें क्लियर हो जाना चाहिए कि ये अल्कोहल जो है इसके साथ में ट्रीटमेंट किया गया। अच्छे, इन दोनों को जो HX है कंसंट्रेटेड, इसको हाइड्रोजन हाइलाइड को लेना है। तो HX और ZnCl के जो मिक्सचर है, ये जो मिक्सचर है, और HX की जगह हम HCl ले लेते हैं, कॉन्क HCl, और ZnCl2 का मिक्सचर ले लेते हैं। तो इसी को हम कहते हैं ल्यूकास रिएजेंट कहते हैं, ल्यूकास रिएजेंट कहते हैं, ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं हिंदी में। ये ल्यूकास रिएजेंट है और यह ल्यूकास रिएजेंट जो होता है वह एल्कोहल के जांच के लिए, टेस्टिंग ऑफ एल्कोहल में यूज होता है कि प्राइमरी एल्कोहल है कि सेकेंडरी एल्कोहल है कि टर्सरी एल्कोहल है। जैसे ही इस ल्यूकास रिएजेंट को अगर प्राइमरी एल्कोहल में मिलाएंगे तो टर्बिडिटी होता है, एक धुंधलापन आ जाता है उस सॉल्यूशन में। जैसे मान लीजिए कि एक सॉल्यूशन है यहाँ पर और 3 सॉल्यूशन हमने ले लिया और तीनों सॉल्यूशन में हमने क्या कर दिया, एल्कोहल डाल दिया। यहाँ पर भी अल्कोहल डाल दिया, यहाँ पर भी अल्कोहल डाल दिया, और एग्जामिनर पूछा भाई कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा टर्सरी है, तो कैसे बताएंगे। तो इस लूकास रिएजेंट को इसमें डालेंगे। अगर ये टर्बिडिटी मतलब धुंधलापन बहुत लेट में देता है तो ये 1 डिग्री का देता ही नहीं है, मतलब नॉर्मल कंडीशन पर तो ये देगा ही नहीं टर्बिडिटी। इसको हीट अप करना पड़ेगा, तब जाके ये टर्बिडिटी देगा। तो जाके ये 1 डिग्री अल्कोहल हम पहचान सकते हैं कि ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ये 1 डिग्री क्या है, अल्कोहल है। ऐसे नहीं पहचान पाएंगे कि 1 डिग्री है कि 2nd डिग्री है कि 3rd डिग्री। तो 1 डिग्री अल्कोहल क्या होता है, लूकास रिएजेंट को अगर इसमें डालेंगे तो ये टर्बिडिटी जल्दी से देता नहीं। टर्बिडिटी का मतलब होता है धुंधलापन, इसमें धुएं की तरह क्या होगा, चीजें निकलने लगता है। और ऐसे ही अगर 2nd डिग्री, अगर ये इसमें अगर लूकास रिएजेंट को इस वाले में डाला जाए तो ये 5 से 6 मिनट में क्या देगा, धुंधलापन देता है, टर्बिडिटी दे देता है, टर्बिडिटी दे देता है। तो टर्बिडिटी देगा, धुंधलापन देगा, तो इस एल्कोहल की भी पहचान कर लेंगे। और लेकिन 5 से 6 मिनट लगा है इसलिए ये 2nd डिग्री अल्कोहल हो जाता है, 2nd डिग्री अल्कोहल हो जाता है, 2nd डिग्री क्या हो जाता है, अल्कोहल हो जाता है। और यह जो है अगर इसमें लूकास रिएजेंट को अगर तुरंत डालें तो तुरंत टर्बिडिटी दे देता है, मतलब इंस्टेंटली उसमें क्या हो जाता है, टर्बिडिटी मतलब धुंधलापन आ जाता है। तो ये 3 डिग्री का क्या है, अल्कोहल है। तो यह टेस्टिंग है, जब एल्कोहल चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर ल्यूकास रिएजेंट को पढ़ेंगे। और ल्यूकास रिएजेंट इज द मिक्सचर ऑफ कॉन्क HCl एंड ZnCl2। तो ये चीजें है, चूंकि एल्कोहल की बात आई यहाँ पर तो हमने चर्चा कर दिया, क्योंकि नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा वो पहले चैप्टर से क्या है, रिलेटेड है। इसका कॉन्सेप्ट आगे वाले चैप्टर में है, तो इसलिए इस चैप्टर को एकदम पढ़ना है, जरूरी है। तो भैया एक चीज याद रखना कि ल्यूकास जो रिएजेंट होता है वह एल्कोहल के टेस्टिंग के लिए होता है कि प्राइमरी एल्कोहल है कि सेकेंडरी अल्कोहल है कि टर्सरी अल्कोहल है। टर्सरी अल्कोहल में तुरंत डालेंगे तुरंत टर्बिडिटी आएगा,
पता चल जाएगा। इसमें 5 से 6 मिनट लगता है लेकिन टर्बिडिटी आएगा, और इसमें डालेंगे तो नहीं टर्बिडिटी आएगा, नॉर्मल कंडीशन पे तो नहीं आएगा। इसको हीट अप करेंगे और जैसे ही हीट करेंगे, जैसे ही इसको गर्म करेंगे तो ये टर्बिडिटी दे देगा। तो इसमें थोड़ा समय लग रहा है, और प्राइमरी जो अल्कोहल होता है वो कहता है कि मैं जल्दी मानने वाला नहीं हूँ, तो इसके लिए थोड़ा सा इसको डंडा उंडा मारना पड़ता है, मतलब हीट वोट देना पड़ता है, तब जाके यस इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट आता है। तो ठीक है, कोई बात नहीं है, जो बदलना चाह रहा है उसको बदल सकते हैं, लेकिन उसको कंडीशंस पे बदलेंगे। आगे चलते हैं। तो हम पढ़ रहे थे क्या, मेन मुद्दा जो आज हमारा जो टॉपिक का है वह क्या है, प्रिपरेशन है। तो प्रिपरेशन में जो है एल्काइल हैलाइड पढ़ रहे थे, एल्काइल हैलाइड पढ़ रहे थे, एल्काइल हैलाइड है। ये कैसे बना है, थोड़ा एग्जांपल इसको लिया जाए। कोई एल्कोहल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और OH है, ये क्या है, एल्कोहल है। इसको हम कहते हैं मेथ एथेनॉल कहते हैं, एथेनॉल, एथेन 1 आल बोल सकते हैं या एथेनॉल बोल सकते हैं। एथिल एल्कोहल है, अगर कॉमन नाम में देखा जाए तो एथाइल एल्कोहल है, इसको हम कहते हैं एथाइल एल्कोहल कहते हैं, ठीक है ना। तो यह है, और इसको हम लोग ट्रीट कर देते हैं HCl के साथ में, और उत्प्रेरक ले लेते हैं, थोड़ा जल्दी काम हो जाएगा, ZnCl2। तो ये क्या होता है, यहाँ से जो होता है, जो Cl होता है यहाँ पर क्या हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है, तो हमारा बन जाता है। अगर इसको शॉर्टकट ट्रिक बच्चों जल्दी जल्दी के चक्कर में कहते हैं शॉर्टकट ट्रिक बनाइए सर, कुछ नहीं है, जल्दी से करना है तो यहाँ से H2 निकाल दिया जाए। हालांकि शॉर्टकट ट्रिक है, कोई रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं है। रिएक्शन मैकेनिज्म तो ZnCl2 है, लेविस एसिड है जो ऑक्सीजन को अपने साथ में बाइंड करता है और H2O को निकालने का क्या करता है, मदद करता है। तो यहाँ से अगर निकालते हैं तो ये Cl जो होता है इससे कनेक्ट हो जाएगा, चूंकि जानते ही हैं कि ये पार्शली पॉजिटिव है और ये पार्शली निगेटिव है, तो चीजें क्या हो जाता है, जब रिएक्शन मैकेनिज्म समझेंगे तो आ जाएगा। फिलहाल में अभी बना देते हैं सॉरी अबाउट दैट, यहाँ पर CH3 है, सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर क्या हो जा रहा है, Cl हो जा रहा है, और बाई प्रोडक्ट में क्या मिल जा रहा है, H2O मिल जा रहा है। बाकी ZnCl2 का कुछ नहीं होता है, और इसको हम कहते हैं क्या, इसको कहते हैं एथिल क्लोराइड, इसको कहते हैं क्या, एथाइल क्लोराइड, इसको कहते हैं एथाइल क्लोराइड कहते हैं, एथाइल क्लोराइड कहते हैं। और बाकी क्या निकल गया, H2O निकल गया। तो ठीक है, यह मेथड है एथेनॉल से हम कैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं एल्किल हैलाइड का। इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं बहुत आराम से, हिंदी और इंग्लिश कोई डजंट मैटर, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर होगा तो हिंदी और इंग्लिश जान ही के क्या करेंगे, ठीक है। तो वो मैटर नहीं रखता है, हमारा मैटर एक रखता है कि हमको चीज़ें आना चाहिए किसी तरह, और हम कंपटीशन बीट कर ले रहे हैं तो हम तेज हैं, कंपटीशन नहीं बीट कर पा रहे हैं तो हम गधे हैं, चाहे कितना भी पढ़ने में तेज हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें हमको आना चाहिए। चलिए एक एग्जाम्पल हमने देख लिया, तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं क्वेश्चन दे देता हूँ और जरा करके आना आप लोग। जैसे एक क्वेश्चन है ब्यूटेन 1 आल, जैसे ब्यूटेन 1 आल है, ऐसे कह दिया ब्यूटेन 1 आल। अब इसका रिएक्शन कह दिया कि रिएक्शन करवाना है हमको, क्या इससे करवाना है, यह Cl और ZnCl2, इसके प्रेजेंस में हमको रिएक्शन करवाना है। तो ब्यूटेन 1 आल का आप लोग को नेमिंग अगर याद है तो तुरंत ब्यूटेन 1 आल बनाएंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH2, तो ये देखिए ब्यूट हो गया, मेथ एथ प्रो ब्यूट, और 1 पे क्या लगा दिया आल। अब प्लस ये Cl और ZnCl2 के साथ में इसको क्या कर देंगे, ट्रीट कर देंगे। तो बाकी आपने बताया था शॉर्टकट ट्रिक के हिसाब से देखा जाए तो H2O को निकाल दीजिए, और H2O को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, Cl लग जाएगा, तो वही ब्यूटील क्लोराइड हो जाएगा, 1 क्लोरो ब्यूटेन बन जाएगा। तो बाकी आप लोग बना सकते हैं, उधर जगह नहीं है तो इधर हम कर सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2 और Cl हो जाएगा, बाकी H2O निकल जाएगा। और ZnCl2 को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि ये कैटलिस्ट है और ये उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो यह क्या है, 1 क्लोरो ब्यूटेन है, ये 1 क्लोरो ब्यूटेन है, चूंकि 1 पे है 1 2 3 4, तो 1 क्लोरो ब्यूटेन, और इसको ब्यूटिल क्लोराइड भी कहते हैं। तो दोनों नाम हमको आना चाहिए, ठीक है। अच्छे रिएक्शन मैकेनिज्म की अगर बात करते हैं, बार बार उन चीज़ों को समझने का अगर प्रयास करते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि कोई अल्कोहल है, इसी अल्कोहल के ले लेते हैं या कोई ऐसा ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए CH3 CH2 और OH है, ठीक है। अब क्या होता है रिएक्शन मैकेनिज्म में, क्या है कंडीशन, क्या है कि यहाँ पर जो है फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जो ZnCl2 है वो क्या होता है, रिएक्शन, देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं थोड़ा सा इसका रिएक्शन मैकेनिज्म, तो थोड़ा सा क्लियर करना पड़ेगा आप लोगों को कि रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है, क्रिया विधि है, क्रिया विधि जो है मैकेनिज्म, तो थोड़ा समझाई देता हूँ। लेविस एसिड है तो जो ZnCl2 एनहाइड्रस ZnCl2 जो है
वो लेविस एसिड है, क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी इसके पास है। और ऑक्सीजन के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन को लेगा और इसे बॉन्ड बना लेगा, इलेक्ट्रॉन को लेते ही और क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा। तो इस तरह का कुछ कंडीशन डेवलप हो जाता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर O और यहाँ पर H है, और ZnCl2 क्या हो गया, जुड़ गया। तो जैसे ZnCl2 जुटा तो इलेक्ट्रॉन लेके जुड़ा है, तो इस पे क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज क्यों आ गया, तो इलेक्ट्रॉन दिया और इसके ऊपर क्या हो जाता है, निगेटिव चार्ज हो जाता है। तो यह इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है। और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट पे फिर क्या होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला है, यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ गया, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। सॉरी अबाउट दैट। सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि यही बॉन्ड क्या हो जाता है, टूट जाता है। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, यही बॉन्ड क्या हो जाता है, टूट जाता है, और ये क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो देखिए ये कार्बोधनायन बनता है। वहां पर देखिए चीजें दिक्कत होती है, सावधानी हटी दुर्घटना तुरंत घटी। देखिए यहाँ पर क्या होता है, यही बांड तोड़ लेता है, क्योंकि अनस्टेबल ये इंटरमीडिएट है, तो यहाँ से बांड तोड़ता है और यहाँ पर क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इसको कार्बोनियम आयन या कार्बोधनायन कहते हैं। और उसके साथ में OH और ZnCl2 क्या होता है, अलग हो जाता है। ZnCl2 क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लिया, पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज किया, और यहाँ पर क्या हो गया, कार्बोनियम आयन बन गया। और कार्बोनियम आयन जितना स्टेबल होगा वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहलाता है, और वही क्या होता है, प्रोडक्ट को बनाता है। कार्बोनियम आयन ये 1 डिग्री कार्बोनियम आयन है, 2 डिग्री कार्बोनियम आयन होता है, और 3 डिग्री कार्बोनियम आयन होता है। तो 1 डिग्री कार्बोनियम आयन क्यों करे, क्योंकि 1 कार्बन से कनेक्टेड है, तो ज्यादा स्टेबल नहीं होता है। फिलहाल में हमको प्रोडक्ट बनाना है, मैकेनिज्म सिखा रहे हैं, तो देख लीजिए। तो जो यह कार्बोनियम आयन है या कार्बोकेटायन है, कार्बोकेटायन मतलब कार्बोधनायन कहते हैं हिंदी वाले सुन लें। और इस पे कौन आएगा, तो यहाँ पर आएगा कौन सा, जो आएगा Cl माइनस आएगा। चूंकि HCl था तो H प्लस और Cl माइनस ब्रेक डाउन हो जाएगा, और यहाँ पर Cl माइनस आएगा और इससे क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। तो ये बन जाएगा CH3 CH2 और ये Cl हो जाएगा। बाकी इसका क्या होगा, इस चीज का क्या होगा, इसके पास तो अपना इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इसको कुछ नहीं है। यहाँ पर हाइड्रोजन आएगा और हाइड्रोजन अपना काम करके H2O को निकाल देगा। तो हाइड्रोजन के ऊपर क्या है, प्लस है। और आप लोग जानते हैं कि OH ZnCl2 जो है, इसके ऊपर क्या है, माइनस चार्ज, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो ये कनेक्ट हो जाएगा और ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो यहाँ से क्या होता है, H2O निकलता हुआ आ रहा है और ZnCl2 अलग हो गया। तो हमने बताया था पहले भी कि ZnCl2 जो है एज ए कैटेलिस्ट की तरह काम करता है, और कैटेलिस्ट जो होता है रिएक्शन में अनअफेक्टेड होता है, मतलब पार्टिसिपेट तो करता है लेकिन उसका कुछ नहीं होता है। एक कहानी थोड़ा सा मुझको याद आ रहा है कि जो कैटेलिस्ट होता है वो क्या होता है, जैसे मान लो कि हम और आप क्या है, मित्र हैं, और कोई तीसरा आया और कह दिया, हम लोगों के बीच में क्या हो गया, हम लोगों के बीच में लड़ाई करवा दिया, तो वो तीसरा वाला क्या होता है, उत्प्रेरक हो जाता है। तो इसी तरह का मतलब क्रिया को, रिएक्शंस को जो बढ़ाने वाला होता है उसी को उत्प्रेरक कहते हैं। तो समाज में भी उत्प्रेरक लोग मिलते हैं, चीजों को गड़बड़ कर देते हैं। फिलहाल में खैर इतना चीजें आप लोगों को आना चाहिए। तो ये चीजें रिएक्शन मैकेनिज्म है, धीरे धीरे क्लियर कट होगा। बाकी धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म भी सीखेंगे। फिर से मैं बता दे रहा हूँ रिएक्शन मैकेनिज्म में क्या है। यहाँ पर ZnCl2 लेविस एसिड है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन को लेके बॉन्ड बना रहा है। ऑक्सीजन को लेने का, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को लेगा, क्योंकि लेविस एसिड है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो बॉन्ड बनाया। तो जैसे ही बॉन्ड बनाया तो इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। और जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया तो ऑक्सीजन जो होता है अनस्टेबल हो जाता है पॉजिटिव, और जल्दी से ये निकालना चाह रहा है। तो दूसरे स्टेप में मैंने दिखाया है कि यह जो बॉन्ड है, पीछे का बॉन्ड जो CH3 कनेक्टेड टू CH2 यह है, तो यहाँ पर जो यह इलेक्ट्रॉन पेयर होता है वही क्या हो जाता है, यह लेकर क्या हो जाता है, निकल लेता है। तो देखिए ये निकल लिया, और ये बॉन्ड तो बना, ये तो निकल लिया, तो यहाँ पर इस तरह से निकल गया। और ये जो चीज बना है इसको हम लोग कार्बोकेटायन कहते हैं, कार्बोकेटायन या कार्बोनियम आयन कहते हैं। जो ये कार्बोकेटायन जो है, यही कार्बोकेटायन क्या होता है, कनेक्टेड होता है, यह क्लोराइड आयन है, इसी से कनेक्ट हो जाता है और इस तरह का चीजें बना लेता है। तो इसको हम लोग एथिल क्लोराइड कह रहे हैं, क्योंकि हमने एथिल अल्कोहल लिया था शुरुआत दौर में, ये एथिल अल्कोहल है, तो एथिल अल्कोहल से एथिल क्लोराइड बनेगा। तो अल्कोहल से कैसे एल्किल हैलाइड बन रहा है वो क्लियर हो जाना चाहिए। बाद में जो हाइड्रोजन बचा है वो क्या करता है, अपना काम कर लेता है और H2O को निकाल देता है। तो यही बाई प्रोडक्ट में क्या हो रहा था, H2O निकल रहा था, और मेन प्रोडक्ट जो है एल्किल हैलाइड है, और इसी का काम था। तो ये चीजें जो है हमको क्लियर कट होनी चाहिए। तो इसको हम लोग रफ कर देते हैं। चलिए आगे और भी इसके मेथड हैं। एल्कोहल से हमने बनाया है, तो एल्कोहल से कई तरीके से एल्कोहल से हम लोग एल्किल हैलाइड बना सकते हैं। एक रिएक्शन एनसीईआरटी में दिया है, जैसे
एक एल्कोहल लिया है ROH और इसका फास्फोरस ट्राई हैलाइड से रिएक्शन करवाया है। मतलब एल्कोहल लिया है और फास्फोरस ट्राई हैलाइड से रिएक्शन करवाया। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन है कि जो P है वह क्या करेगा, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को लेगा और अपने साथ में उसको कंबाइन करेगा, जिसकी वजह से ये एल्कोहल का जो हाइड्रॉक्सिल समूह वो रिप्लेस हो जाएगा। और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, तो इसलिए ये 3 मोल या 3 मॉलिक्यूल एल्कोहल के 3 मॉलिक्यूल से या 3 मोल से कर सकते हैं रिएक्शंस करेगा। तो 3 मोल से करेगा क्योंकि 3 हाइलाइट बनेगा। इस तरह से देखा जाए तो यह फास्फोरस ट्राई हैलाइड से क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। तो फास्फोरस ट्राई हैलाइड से रिएक्शन करेगा तो OH तो निकल जाएगा और यहाँ पर क्या लगेगा, X लग जाएगा। तो ये 3 हैलाइड है और उसके साथ में आराम से H3PO4 निकल जाएगा। यहाँ से H3, यहाँ से जो है H3 3 बार है H, H3PO और PO 3 बार ऑक्सीजन है तो H3PO3 आर्थोफास्फोरिक एसिड। तो H कितने बार है, 3 बार है, P क्या है 1 बार है और O कितना बार है, 3 बार। तो आर्थोफास्फोरिक एसिड निकला है। बाकी यही हमारा था एल्किल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड है। तो यह प्रिपरेशन भी हमको आना चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अगर शॉर्टकट ट्रिक में अगर देखा जाए, बच्चे बहुत बार कहते हैं कि सर ट्रिक बताइए जल्दी से रिएक्शन हो जाए, कुछ है नहीं, आराम से आप कर सकते हैं। जैसे 3 एल्कोहल का मॉलिक्यूल है, आराम से आप लगा लीजिए, 3 एल्कोहल का मॉलिक्यूल है, 3 एल्कोहल का मॉलिक्यूल है और क्या है अपने पास, क्या है फास्फोरस है। तो फास्फोरस को हम लोग लगा सकते हैं P और यहाँ से ट्राई हैलाइड है, तो फास्फोरस ट्राई हैलाइड है तो कुछ नहीं, यहाँ से इसको आराम से आप आराम से निकाल लीजिए। देखिए क्या है H3 1 2 3 H3PO3 वो भी 3 है, तो इसको आराम से निकाल लीजिए। और बाकी जो हैलोजन हैलाइड है X के साथ में जुटेगा, यह हैलाइड इसके साथ जुटेगा, ये हैलाइड इसके साथ में जुटेगा, तो 3 बार है तो 3 RX निकलेगा। और कितने बार 3 है तो 3 बार 3 है H3 और 3 बार क्या है, 1 बार P है तो P लगा दिया और 3 बार क्या है वो है तो H3PO3। मतलब जनरली कंडीशन में हम ट्रिक्स इसलिए यूज करते हैं कि हमको चीज़ें जल्दी आसानी से समझ में जल्दी से हो जाए, और समझने के लिए तो हमको रिएक्शन मैकेनिज्म देखना पड़ेगा। तो चीज़ें धीरे धीरे हमको समझ में आएगा और चीज़ें रिएक्शन मैकेनिज्म तब क्लियर होता है जब चीज़ें हम लोग बहुत मतलब चीज़ों को जान जाते हैं। और जब चीज़ों को जान जाते हैं, जैसे GOC पढ़ेंगे 11th का, तो उसको और बीच बीच में हम लोग उसको करते भी रहेंगे तो समझ में आने लगेगा धीरे धीरे। तो ये ट्रिक है, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, इस तरह से कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, एक और मेथड है, एक मेथड है इसने समझाया है फास्फोरस पेंटाकोलाइड से। कोई एल्कोहल है, एल्कोहल जनरली आप लोग लिख सकते हैं, कार्बन का चैन है, एल्किल ग्रुप है तो ये पीछे बढ़ा सकते हैं। तो जनरली में अगर हम देखा जाए तो अगर देखा जाए तो PX5 से करवाएंगे तो कैसे होगा। तो चलिए इसको एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे CH3 है सिंगल बॉन्ड, CH2 है सिंगल बॉन्ड, OH है, ये प्राइमरी एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल है और इसको हमको PCl5 से करवाना है। तो बस इतना हमको याद होना चाहिए कि एल्किल ग्रुप से हैलोजन ग्रुप जुटेगा तो इस तरह से बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और Cl हो गया। तो ये एथेनॉल है, ये एथेनॉल है, एथेनॉल, और इससे एथेनॉल से क्या बन गया है, एथिल क्लोराइड बन गया है, एथिल क्लोराइड बन गया है। तो इसको 1 क्लोरोएथेन भी बोलते हैं और एथेन 1 आल भी इसको बोलते हैं। तो एथेनॉल है और इसको एथिल भी बोलते हैं। कॉमन नेम आपको एथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं, तो कॉमन नाम भी आना चाहिए, अल्कोहल बोलते हैं और इसको एथाइल क्लोराइड बोलते हैं और 1 क्लोरोएथेन बोलते हैं। और निकलेगा क्या, तो देखिए यहाँ पर क्या है, फास्फोरस है, तो हमने बताया था फास्फोरस किसको बाइंड करता है, ऑक्सीजन को बाइंड करता है। तो यहाँ पर POCl3 निकलेगा, POCl3 निकलेगा। तो फास्फोरिल क्लोराइड कहते हैं, बाई प्रोडक्ट में बनता है, तो बाई प्रोडक्ट में फास्फोरिल क्लोराइड प्राप्त होगा। अब चीजें कैसे करेंगे थोड़ा ट्रिक से भी देख लेते हैं कि हम भूल गए तो क्या करेंगे सर। तो रिएक्शन मैकेनिज्म तो बार बार आ नहीं रहा है, तो भूल गए तो क्या करेंगे, इस फास्फोरस पेंटाकोलाइड इसको याद रखिएगा। तो कुछ करना होना नहीं है, आप जानते हैं CH3 CH2 इसको ऐसे थोड़ा ट्रिक से याद कर लेना है। यहाँ पर P है, इसका तो आप लोग स्ट्रक्चर जानते हैं केमिकल बॉन्डिंग में, Cl है और यहाँ पर Cl है। तो देखा जाए तो कितना Cl है P से, तो 5 कनेक्टेड है तो 5 कर दिया, इधर का बांड तोड़ दीजिए, इधर का बांड तोड़ दीजिए, बाकी बीच का जो है उसको ले लीजिए। तो देखिए कर दिया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और यही बनाना था। बीच में देखिए P है तो PO, इसको ले लीजिए PO और
3 Cl है तो POCl3 हो जाएगा और लास्ट में HCl हो जाएगा। यहाँ पर बाई प्रोडक्ट में यहाँ पर भी HCl निकलेगा, तो बाई प्रोडक्ट में HCl भी निकल रहा है। तो यहाँ से चीज़ें आपको ट्रिक से भी क्लियर हो सकता है कि ट्रिक से हमको रिएक्शन से जल्दी कर लेना है। तो बात हमको ट्रिक नहीं करना है, हमको कॉन्सेप्ट सीखना है, लेकिन चीज़ें कैसे याद रहेगी, कैसे दिमाग में हम लोग रख सकते हैं चीज़ों को, तो हम कुछ ट्रिक भी अप्लाई करेंगे और चीज़ों को दिमाग में रखना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में इतना तेजी रहता है कि वहाँ पर हमको क्वेश्चन आंसर्स जल्दी पढ़ना और निकालना है, तो हमको चीज़ें कुछ ट्रिक से भी हमको लेके चलना है, चीज़ें याद हो जाएगा। तो इसको हम लोग एथिल क्लोराइड कहते हैं, इसको फास्फोरिल क्लोराइड कहते हैं, बाई प्रोडक्ट में HCl निकला है। और सबसे अगर बेस्ट का मेथड देखा जाए एल्किल हैलाइड बनाने का, तो थायोनिल क्लोराइड एक दिया है उससे, क्योंकि थायोनिल क्लोराइड से जब हम लोग रिएक्शन करवाते हैं तो उसमें बाई प्रोडक्ट में 2 गैस निकलता है, एक निकलता है HCl गैस निकलता है, एक SO2 निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलता है, और वो गैसियस मॉलिक्यूल आसानी से क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं और एल्किल हैलाइड को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग थायोनिल क्लोराइड से भी देख लें। तो अभी हम किससे पढ़े हैं, फास्फोरस ट्राईहैलाइड से पढ़े हैं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से पढ़े हैं, और इसका ट्रिक भी देखें और इसका भी ट्रिक देखें। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को सिंप्लीफाई करते हुए पढ़ते हैं। तो सबसे जो बेस्ट मेथड है अल्कोहल से एल्किल हैलाइड पाने का, ऑब्टेन करने का, तो सबसे बेस्ट मेथड जो है वो थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन करवा दीजिए। अल्कोहल का थायोनिल क्लोराइड से क्या करवा दीजिए, रिएक्शन करवा दीजिए। तो थायोनिल क्लोराइड का फार्मूला आपको पहले याद होना चाहिए, SOCl2 होता है। बस बढ़िया बेहतरीन क्या है, हमको Cl लगाना है तो एल्किल से हमको Cl जोड़ देना है, और 2 गैस निकलेगा, SO2 गैस निकलेगा, ये भी उड़ जाएगा, और HCl गैस ही होता है, ये भी उड़ जाएगा। तो आराम से क्या हो सकता है, बाई प्रोडक्ट में जो गैस निकला है तो आसानी से सेपरेट हो सकता है और एल्किल हैलाइड हमको आसानी से मिल सकता है। तो सबसे बेस्ट का जो है रिएक्शन यही है। जैसे एक इसको अगर इसको ट्रिक से अगर देखना है, जैसे दिमाग में बैठाना है चीज़ों को, रिएक्शंस को, तो क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि CH3 है, सिंगल बॉन्ड CH2 और OH है, ठीक है। तो कुछ नहीं है, थायोनिल क्लोराइड तो आप जानते हैं, इस तरह से आप लोग इसका स्ट्रक्चर जानते हैं, इस तरह से। तो यहाँ से ये निकालिए, यहाँ से ये निकालिए, आराम से जो है बाई प्रोडक्ट भी पता चल जाएगा और क्या बनना है वो भी पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर रिएक्शन जो हो रहा है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और यह Cl हो गया। बाई प्रोडक्ट में देखिए SO2 निकल रहा है, यहाँ से इसको मिलाएंगे बीच में से, तो SO2 गैस है, यह स्केप कर जाएगा, और HCl गैस है, ये भी स्केप कर जाएगा, मतलब निकल जाएगा आसानी से। तो हमको ये जो प्रोडक्ट मिला है, जो एथिल क्लोराइड है, 1 क्लोरोएथेन है, ये आसानी से हमें प्राप्त हो गया है। तो थायोनिल क्लोराइड जो है बहुत ही अच्छा है, इससे हम रिएक्शन अगर अल्कोहल का करवाएंगे तो हमको इसका इल्ड जो है, प्राप्ति जो है, मतलब बहुत अच्छा मिलता है और चीज़ें जल्दी से हो जाती है। तो इसका प्रोडक्शन हम एल्किल हैलाइड से करवा दिए। आगे एक और क्वेश्चन दिया है इसमें, उसको देख लेते हैं। जैसे एक प्रिपरेशन, कभी कभी क्वेश्चन सामने से आता है और चीज़ें भूल जाती है कि हमने सर पढ़ा नहीं था, तो उसको भी रिवाइज कर लेते हैं। जैसे एल्कोहल है और एल्कोहल को हमको क्या करवाना है, रिएक्शन करवाना है, और आपके एनसीईआरटी में दिया है रेड फास्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ X2। मतलब X2 क्या है यहाँ पर, X2 का मतलब होता है ये Cl2 हो सकता है और Br2 हो सकता है। तो एल्किल क्लोराइड बन सकता है, एल्किल ब्रोमाइड बन सकता है। तो इसको सीधे से अगर याद कर लिए तो बहुत अच्छा है, RCl बन सकता है या RBr बन सकता है। तो इस तरह से, और बाकी जो बाई प्रोडक्ट है वह क्या हो जाएगा, आप लोग लिख सकते हैं। तो लेकिन आपको मेन प्रोडक्ट में क्या करना है, ये चीज हमको याद रहना है। तो आपको एक बार पुस्तक में भी दिखा दे रहा हूं कि ये पुस्तक में ये चीजें किया है, और इस चीजों को हमको क्या करना है, याद करना है। यहाँ पर आप जब देखेंगे तो ये पुस्तक में दिया, और इस चीजों को हमको आना चाहिए। तो अगर जनरल में देखा जाए तो X लगा देंगे, बाकी Cl आएगा X के Cl लगा देंगे, और ब्रोमाइड आएगा तो ब्रोमाइड लगा देंगे। तो ये चीजें हमें क्या होना चाहिए, दिमाग पे रहना चाहिए। तो ये रहा अल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाने का जो है मेथड है। बाकी हम लोग एल्केन के हेलोजिनेशन से भी हम लोग क्या बना सकते हैं, एल्किल हैलाइड बना सकते हैं। हेलोजिनेशन मेथड मतलब एल्काइल हैलाइड बाई हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। तो कक्षा 10 में जब हम चैप्टर पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन, एक चैप्टर है कक्षा 10 में,
सीबीएसई यूपी बोर्ड या बिहार बोर्ड में है, उसमें हाइड्रोकार्बन चैप्टर है, और सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी में चौथा नंबर का चैप्टर है, 4 नंबर का। तो उसमें एल्केन का हेलोजिनेशन करवाया है। जैसे मान लीजिए कि ये CH4 है, तो ये एल्केन है और इसका हेलोजिनेशन करवाया है, जैसे क्लोरीन के साथ में ट्रीट किया, और यह सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट ये HNU है, ये फोटान है। जब हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं तो उसमें इसको HNU से दिखाया जाता है, केमिस्ट्री में भी दिखाया जाता है। तो फोटान को हम लोग HNU से दिखाते हैं। फोटान एक बंडल है, छोटा छोटा पैकेट है एनर्जी का, जो क्या करता है, इस क्लोरीन का होमोलैटिक फिजन करता है। होमोलैटिक फिजन का मतलब क्या होता है, फ्री रेडिकल जनरेट करता है, और फ्री रेडिकल जनरेट होता है, और इस जो एल्केन है उसके हाइड्रोजन को क्या करता है, उसको भी रेडिकल जनरेट करके कंबाइन कर देता है। तो अभी फिलहाल में इस तरह से हमको बनाना है, इसका मैकेनिज्म भी देख लेते हैं। तो यह क्या बनेगा, मेथेन है, यह मेथेन है, और मेथेन से क्या बना है, मेथिल क्लोराइड बना है, मेथाइल क्लोराइड बना है, क्लोराइड बना है। और इसका आईपीएसी नेम तो 1 क्लोरोमेथेन हो सकता है, और बाकी बाई प्रोडक्ट में आपका क्या निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा। तो इस तरह से, हालांकि इसमें स्टेप होता है, इसमें क्या होता है, स्टेप होता है, एक चैन इनिशिएशन स्टेप होता है, फिर चैन प्रोपोगेशन स्टेप होता है, और एक टर्मिनेशन स्टेप होता है। जितने भी फ्री रेडिकल होते हैं वो आपस में मिल के क्या करते हैं, रिएक्शन को क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। हालांकि जब ये एक्सेस मात्रा में रहेगा तो ये रिएक्शन यहीं पर रुकने वाला नहीं है, एक्सेस मात्रा में रहेगा तो फिर से ये क्या कर लेगा, Cl2 से रिएक्शन करेगा HNU के प्रेजेंट में। तो यहाँ का एक H निकलेगा, एक Cl जुटेगा, तो हो जाएगा CH2Cl2 हो जाएगा, CH2Cl2, और फिर क्या निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा। फिर यही काम एक्सेस में, अभी Cl2 है तो HNU के प्रेजेंट में यहाँ CH निकलेगा, और यहाँ बना देगा CHCl3 बन जाएगा। तो ये क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म। बाई प्रोडक्ट में क्या निकला है, HCl निकला, और फिर क्या करेगा, यह Cl2 से रिएक्शन कर देगा। आगे जो है यह Cl2 से क्या करेगा, फिर से रिएक्शन करेगा, क्योंकि एक्सेस में है, बहुत ज्यादा मात्रा में, तो यहाँ से पूरा क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा, और यहाँ से Cl लग जाएगा, तो CCl4 हो जाएगा। इसको कार्बन टेट्राक्लोराइड कहते हैं, और HCl निकल जाएगा। ये रिएक्शन रुकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये एक्सेस मात्रा में, और इसका रेडिकल्स बनता रहेगा, और जितना बार रेडिकल बनता रहेगा उतना ही एल्केन के हाइड्रोजन को निकालता रहेगा। तो इस एल्केन जो मेथेन है उसके पास 4 हाइड्रोजन है, और चारों हाइड्रोजन को निकालकर इसने क्या कर दिया, यह। तो ये रिएक्शंस क्या होता है, लेबोरेटरी स्तर पे, हम लैब स्तर पे नहीं बना पा सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इसको करना है तो इसका हम लोग यूज करते हैं, इस विधि, इस मेथड का यूज करते हैं, और लार्ज स्केल पे हम लोग क्या बनाते हैं, एल्किल हैलाइड का निर्माण करते हैं। तो यह जो होता है कंट्रोल्ड अवे में नहीं होता है, क्योंकि ये जो एक्सिस मात्रा में है, तो ये अनकंट्रोल्ड मैनर में होता है, जब तक कि H को क्या करे, रिप्लेस ना कर दे। तो यह है, और मैंने बताया था यह फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से, यह रिएक्शन मैकेनिज्म गवर्न होता है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म क्या है, थोड़ा सा एक बात को समझ लेते हैं कि एक चैन इनिशिएशन स्टेप होता है, चैन इनिशिएशन स्टेप होता है। तो मुक्त मूलक जिसमें जनरेट हो जाए, जैसे Cl है, तो यह HNU, जो HNU है, इसमें क्या करता है, इसके इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, होमोलिटिक फिजन कर देता है। होमोलिटिक फिजन का मतलब होता है, इसको हिंदी में होमोलिटिक विदलन कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को, एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, फ्री रेडिकल जनरेट हो जाता है। तो ये फ्री रेडिकल इतने एक्टिव होते हैं, जो क्या करते हैं, दूसरे स्टेप में जाते हैं, चैन प्रोपोगेशन स्टेप में। तो दूसरा स्टेप होता है चैन प्रोपोगेशन। तो चैन प्रोपोगेशन में क्या जाता है, ये जो Cl रेडिकल होता है, वह जो यह मेथेन, इसके इलेक्ट्रॉन का, इसके बॉन्ड का होमोलिटिक फिजन कर देता है, इसके इलेक्ट्रॉन का होमोलिटिक फिजन कर देता है। तो यहाँ पर मेथाइल रेडिकल प्राप्त हो जाता है, और यही मेथाइल रेडिकल क्या होता है, बाद में इस Cl से कनेक्ट हो जाता है, इस Cl रेडिकल से कनेक्ट हो जाता है। तो चैन इनिशिएशन स्टेप में फ्री रेडिकल जनरेट होता है। यही जो फ्री रेडिकल होता है, जैसे क्लोरीन है, इस मेथेन के मॉलिक्यूल पे आता है, और इसको भी रेडिकल्स में कन्वर्ट कर देता है। और यही रेडिकल जो होता है, जब टर्मिनेशन स्टेप आता है, चैन टर्मिनेशन स्टेप आता है, तो यही जो फ्री रेडिकल होता है, तो दिख नहीं रहा होगा तो थोड़ा सा इधर ऊपर कर लेते हैं, तो यही जो यहाँ पर मिटा कर लेते हैं, तो यही जो रेडिकल्स होते हैं आपस में क्या हो जाते हैं, चैन टर्मिनेशन स्टेप में क्या होता है, सब खत्म हो जाते हैं, चैन टर्मिनेशन स्टेप में खत्म हो जाते हैं। तो Cl रेडिकल आपस में जुड़ जाएगा और बना देगा Cl2। इसी तरह मेथाइल रेडिकल और Cl रेडिकल मिलके क्या हो जाएगा, मेथाइल क्लोराइड बना देगा।
और इसी तरह जो है जो भी रेडिकल बचा है, जैसे मान लीजिए कि मेथाइल रेडिकल बचा होगा, क्योंकि रिएक्शन हो रहा है तो बनेगा ही, इस तरह से आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये चैन टर्मिनेशन क्या होता है, स्टेप होता है। हालांकि ये तब तक चलता रहेगा क्योंकि जब तक इसका एच पूरे रूप से निकल ना जाए। तो अनकंट्रोल मैनर में तब होगा जब यह एक्सिस में होगा सी। तो ये रिएक्शन मैकेनिज्म है, फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म है। तो ये क्लास 10th में भी इसका जिक्र किया गया और क्लास 11th में भी इसका जिक्र किया गया है। तो इतना आज का प्रिपरेशन रहा है, और इसके बाद क्या है, कुछ क्वेश्चन ले लीजिए और आप लोग करके देखिएगा कि आता है कि नहीं। और ये एल्कोहल चैप्टर में भी इसका दिया है, तो वही उसी को हम दे रहे हैं। जैसे एक रिएक्शन है ब्यूटेन 1 आल CH3 CH2 और CH2OH है। अब इसका रिएक्शन किससे करवाना है, इसका रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड से करवाना है। आपको क्या प्रोडक्ट बनेगा इसको देखना है। थायोनिल क्लोराइड का SOCl2 होता है, इसका रिएक्शन आपको करवाना है HBr से। इसका रिएक्शन करवाना है ZnCl2HCl से करवाना है। और रिएक्शन क्या क्या प्रोडक्ट आ रहा है तो उसको प्रोडक्ट लिखना है। इसका नाम क्या है, तो ब्यूटेन 1 आल है, ब्यूटेन 1 आल है। ब्यूटेन 1 आल का इससे भी रिएक्शन करवाना है, इससे भी रिएक्शन करवाना है, इससे भी रिएक्शन करवाना है। दूसरा एक क्वेश्चन है 2 मेथाइल ब्यूटेन 2 आल। तो इसका आप नाम, मैंने तो नाम लिख दिया है, लेकिन आप इसका कंपाउंड का स्ट्रक्चर लिखेंगे और उसको इन तीनों के साथ में थायोनिल क्लोराइड से, HBr से और ZnCl2HCl, इसको कहते हैं लुकास रिएजेंट कहते हैं। तो इनसे रिएक्शन करवाएंगे और प्रोडक्ट क्या बनेगा उसको आप लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में अगर बताना चाहेंगे तो बता सकते हैं, मतलब आपको लगे बताना है तो बता सकते हैं। आज के लिए इतना, धन्यवाद।